स्टूडेंट्स, आज हम प्रैक्टिस करेंगे प्रॉब्लम नंबर 39 और प्रॉब्लम नंबर 40 की। ऑलमोस्ट सेम प्रॉब्लम्स हैं, इनमें आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। तो प्रॉब्लम नंबर 39 जो है मैं करवा देता हूँ और प्रॉब्लम नंबर 40 जो है ये आपने खुद कर देनी है। प्रॉब्लम नंबर 39 में वो कहता है यू प्लान टू इन्वेस्ट $2000 in an individual retirement arrangement today at a nominal annual rate of 8%। कहता है कि आपका ये प्लान है कि आप आज $2000 इंडिविजुअल रिटायरमेंट अरेंजमेंट, कोई प्लान है रिटायरमेंट से रिलेटेड, तो उसमें डिपॉजिट करवा देंगे, लगा देंगे, इन्वेस्ट कर देंगे। तो 2000 चूंकि आप आज इन्वेस्ट करेंगे, इस 2000 को हम प्रेजेंट वैल्यू का नाम देंगे। कितने परसेंट इंटरेस्ट रेट पे? 8% पे। नॉमिनल आरसी को कहते हैं। विच इज एक्सपेक्टेड टू अप्लाई टू ऑल फ्यूचर ईयर्स, और ये तमाम फ्यूचर्स ईयर पे लागू होगा। मतलब बताने का ये है कि जितने साल भी आपकी रकम इंडिविजुअल रिटायरमेंट अरेंजमेंट प्लान में इन्वेस्टेड रहेगी, आपको उस पर 8% के हिसाब से इंटरेस्ट या नफा मिलता रहेगा। हाउ मच विल यू हैव इन द अकाउंट एट द एंड ऑफ 10th years if interest rate is compounded annually, semi-annually, daily and continuously। कहता है कि आपने ये बताना है कि 10वें साल के इख्तिताम पे, एट द एंड ऑफ 10th year, 10वें साल के इख्तिताम पे आपके अकाउंट में कितनी रकम जमा होगी। अगर इंटरेस्ट रेट कंपाउंड में तब्दील होता है कब? साल के बाद, सेमी एनुअली आधे साल के बाद, डेली एंड कंटिन्यूअसली, या फिर वो मुसलसल कंपाउंड में तब्दील होता जा रहा है। तो हमने क्या करना है? 10वें साल के इख्तिताम पे वैल्यू निकाल के देनी है। तो जो वैल्यू हमारे अकाउंट में 10वें साल के इख्तिताम पे होगी, उस वैल्यू को हमने नाम दिया था फ्यूचर वैल्यू का। तो फ्यूचर वैल्यू सादा लफ्जों में कह लें कि हमने यहाँ पे निकाल के देनी है। तो यहाँ पे मैं ए, ठीक है जी, फ्यूचर वैल्यू हमने निकाल के देनी है और इसके नीचे मैं दर्ज कर देता हूँ नंबर 1 डाल के। पहले हमने निकालनी है, क्या उसको कहते हैं, एनुअली, फिर हमने निकालनी है सेमी एनुअली, फिर हमने निकालनी है डेली, और फिर हमने निकालनी है कॉन्टिन्यूअस। लें जी, तो इसके सलूशन की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे ना मैं पहली रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए दर्ज करता हूँ पी बी। जो पैसे आप आज लगा रहे हो 2000, ठीक होगी बात। इसके साथ आई जो है इंटरेस्ट रेट, दैट इज 8%। उसके साथ एन 10 years, ठीक होगी बात। और हमने क्या करना है? फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करनी है एट द एंड ऑफ 10th year, ठीक हो गया। तो फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ 10th year के साथ ही क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे मैं सबसे पहले फार्मूला दर्ज कर देता हूँ। फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ 10th year, इसको उठा के कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल वी पेस्ट कर देता हूँ, तो आ जाएगा एन, ठीक हो गया। यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू, ठीक हो गया। और यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। सिंगल का फार्मूला लगाएंगे क्योंकि रकम आपने एक ही दफ़ा जमा करवानी है और एक ही दफ़ा आपने निकलवानी है। एट आई रेट ऑफ इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ nth year। लें जी, ये मैंने फार्मूला आपके सामने दर्ज कर दिया है। अब फार्मूले में वैल्यूज जो है ना वो प्लेस करना शुरू करते हैं।
तो इसी फार्मूले को उठा के कंट्रोल सी और यहाँ पे आ जाएगा कंट्रोल वी। फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ 10th ईयर, प्रेजेंट वैल्यू एज इट इज रहने देते हैं और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 8% और n हमारे पास आ जाएगा 10। अगेन इस फार्मूले को उठा के कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये मैंने पेस्ट कर दिया है। यहाँ पे आ गया 10। प्रेजेंट वैल्यू जो आज डिपॉजिट करवानी है वो आपके सामने लिखी हुई है 2000। इंटरेस्ट फैक्टर हमें टेबल नंबर 1 में से देखना पड़ेगा, 10वें साल के सामने और 8% के बिल्कुल नीचे। ये टेबल नंबर 3 ले। ये आ गया टेबल नंबर 1, 10वें साल के सामने और 8% के नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 2.159 2.16 मैं कर देता हूँ राउंड करके। ये ले मल्टीप्लाई कर देते हैं 2000 को 2.16 के साथ, तो देखते हैं क्या बनता है। 2000 ज़रब 2.16, तो ये मेरे पास आ रहा है 4320। तो फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ 10th ईयर लें जी 4320। ये हमारे पास आ गई मल्टीप्लाई करने के बाद। ये हमारी जो ए रिक्वायरमेंट थी उसका पहला पार्ट मुकम्मल हो गया। ठीक होगी बात। अब उसने कहा है सेमी एनुअली, तो मैं यहाँ पे ना पहले हेडिंग दे देता हूँ सेमी एनुअल का। ले सेमी एनुअली अंडरलाइन। ये सारा प्रोसेस जो है ना मैं यहाँ से उठा के कॉपी कर देता हूँ और कॉपी करने के बाद इसके बिल्कुल नीचे पेस्ट लें जी। अब आ जाते हैं सेमी एनुअली की तरफ। प्रेजेंट वैल्यू स्टूडेंट्स यही रहेगी 2000 आई। ये एनुअली है ना, इसको सेमी एनुअल में लाने के लिए 2 के साथ तकसीम कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4%। एन है ना 10 साल, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये सेमी एनुअल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके साथ ही बराबर डाल के 20 सेमी एनुअल्स। ठीक होगी। तो यहाँ पे आ गया फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ 20th सेमी एनुअल्स। तो हमने क्या किया है, जो वैल्यूज थी ना उनको सेमी एनुअल्स में कन्वर्ट कर दिया है। फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ nth ईयर सब कुछ यही रहेगा, अलबत्ता यहाँ पे 20, यहाँ पे स्टूडेंट 8% की जगह पे 4% और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 20। यहाँ भी फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ 20th सेमी एनुअल्स। यहाँ पे अब हमें इंटरेस्ट फैक्टर देखना पड़ेगा 20 के सामने और 4% के नीचे। तो टेबल नंबर 1 में ही, क्योंकि ये सिंगल अमाउंट है, एक ही मरतबा पैसे देने हैं और एक ही मरतबा पैसे लेने हैं। लें जी, ये आ गया 20, 1 2 3 4, ये 4% के नीचे 2.191। लें जी 2.191। एक दफ़ा फिर कन्फर्म कर लें, 2.191 ही आ रहा है। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2000 ज़रब 2.191, तो ये मेरे पास आ रहा है 4382। लें जी, ये हमारी फ्यूचर वैल्यू आ गई एट द एंड ऑफ 20th सेमी एनुअल्स। इसी के साथ हमारी ए में जो दूसरी रिक्वायरमेंट थी वो भी मुकम्मल हो गई। अब उसने क्या कहा है, डेली बेसिस। तो यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूँ डेली। ठीक होगी बात। बेसिस लें जी,
इसको भी अंडरलाइन करके तो इसका शेप ज़रा चेंज करते लें। अगेन ये सारा प्रोसेस यहाँ से उठा के मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। कॉपी, यहाँ पे हमारे पास आ गया पेस्ट। ठीक हो गया। लो जी, ये 2000 ही रहेगा। 8% था ना, तो ये सेमी एनुअल था, इसको डेज में लाना है। तो साल में उसने खुद कहा हुआ है कि 365 दिन लें, एक दफ़ा कंफर्म कर लें। ये लें जी, टेक 365 डे अ ईयर, 365 दिन लेने हैं साल में। ठीक हो गया। तो बटा 365, तो देखते हैं कितना आ रहा है। 8 तकसीम 365, तो ये मेरे पास आ रहा है 0.022। लो जी, ये लें जी, 0.022%। ठीक होगी बात। एंड 10 साल थे ना, इसको डेज में लाने के लिए 365 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएंगे जी 3650 दिन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3650 डेज। बात डेज में चली गई, तो यहाँ भी स्टूडेंट्स आ जाएंगे 3650 डेज। ठीक हो गया। अब यहाँ यही फार्मूला आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएंगे जी फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ 3650 डेज। तो यहाँ इशारिया 0022 और यहाँ 3650। ठीक हो गया। अब हमने स्टूडेंट क्या करना है, 3650 के सामने जो इंटरेस्ट फैक्टर है ना, वो फाइंड आउट करना है। टेबल में आ जाते हैं, तो टेबल में ज़रा देखें 3650 भी नहीं है और इशारिया 22 भी नहीं है। तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, ये फार्मूला इंटरेस्ट फैक्टर निकालने के लिए ना फाइंड कर लगा के तो खुद फाइंड करना पड़ेगा। इसको उठा के तो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ पहले। हो जी, इसके नीचे इंटरेस्ट फैक्टर मैं निकाल देता हूँ जी, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। ये लें जी, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, ये नीचे ही आ जाते हैं वर्किंग में, कंट्रोल वी। ये मैंने दर्ज कर दिया यहाँ पे, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, इसके साथ ही बराबर इसका साइज बढ़ा लें ताकि तमाम स्टूडेंट्स के लिए विजिबल हो जाए। ये लें जी, और इसकी ताकत ये लें जी, इसकी ताकत दर्ज करते हैं n। ठीक हो गया। ये लें जी n। अब इसमें ना वैल्यूज पुट कर देते हैं। एक दफ़ा इसको फिर कॉपी पेस्ट कर लें ताकि हमारा टाइम जो है ना वैल्यू पुट करने में महफूज रहे। 1 प्लस ये आ जाएगा जी 0.022%, और इसकी ताकत हमारे पास आ जाएगी 3650। लें जी, देखते हैं क्या बनता है। तो इसकी ताकत लें 3650 एक में जमा करके ना इशारिया 0.22% को, तो ताकत 3650 लें, तो ये मेरे पास आएगा इंटरेस्ट फैक्टर फ्यूचर वैल्यू का। फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर इज इक्वल टू 2.225। तो ये स्टूडेंट मैंने इंटरेस्ट फैक्टर निकाल लिया है वही फार्मूला लगा के, क्योंकि टेबल में ना तो ये इंटरेस्ट रेट था और ना ही ये डेज थे। तो इसको मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ 2.225। लें जी, इसको मल्टीप्लाई कर दें 2000 के साथ, तो ये मेरे पास आ रहा है 4451। लें जी, 4451, 4451। इसी के साथ
हमारी ये रिक्वायरमेंट भी मुकम्मल हो गई। आगे आ गया जी कॉन्टीन्यूसली। तो यहाँ पे ना मैं सबसे पहले ऊपर हेडिंग देता हूँ कॉन्टीन्यूसली। अब हमने ना फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो इंटरेस्ट रेट है ना वो मुसलसल कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है। लें जी, ये सारा प्रोसेस उठा के फिर मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि हमारा टाइम जो है वो महफूज रहे। लो जी, ये स्टूडेंट ज़रा ये लें, इसको यहाँ से ख़त्म कर देते हैं क्योंकि इसके नीचे वर्किंग भी है। तो वर्किंग के नीचे जाके ना मैं फिर कंटिन्यूसली दर्ज कर देता हूँ ताकि एक सीक्वेंस जो है ना वो बरकरार रहे। कंटिन्यूसली लें जी, इसके नीचे लाइन कंट्रोल वी। लो, इसको अंडरलाइन करने के बाद इसका शेप चेंज कर देते हैं। ये लें जी, शेप चेंज करने के बाद सब कुछ यही रहेगा। आई 8%, एन जो है ये 10 साल ही रहेगा, यहाँ पे 10 ईयर्स। ठीक होगी बात। 10 ईयर्स और फ्यूचर वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है एट द एंड ऑफ 10 ईयर, लेकिन इंटरेस्ट रेट जो है ना वो कंटिन्यूसली कंपाउंड हो रहा है। ये लें, ये स्टूडेंट फार्मूला जो है ना ये एप्लीकेबल नहीं है, ख़ास तौर पे कब, जब हमारा इंटरेस्ट जो है ना वो कंपाउंड में मुसलसल तब्दील होता जा रहा है, कंटिन्यूस बेसिस पे कन्वर्ट हो रहा है कंपाउंड में। तो उसके लिए फिर हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट वैल्यू इनटू ई। ई जो है ना ये एक्सपोनेंशियल कंपोनेंट कह लें, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बल्कि कह लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम उस फंक्शन को कहते हैं जो कभी भी एक्स एक्सिस को, ये मैंने ना ग्राफ के कॉन्टेक्स्ट में इसको जो है ना क्या उसको कहते हैं डिफाइन किया है, वो आपने पढ़ा है ग्राफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम उस फंक्शन को कहते हैं जो किसी भी सूरत में एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, क्रॉस नहीं कर सकता। उस फंक्शन को हम नाम देते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। तो इसकी जो वैल्यू है ना स्टूडेंट्स, वो जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने खुद ही काउंट की हुई है। तो वो वैल्यू जो है ना आपको मेमोराइज करनी पड़ेगी। 2.72 है ए की वैल्यू। तो यहाँ पे ना मैं फिगर पुट करना शुरू करता हूँ ई। ठीक होगी बात। और इसकी ताकत है ना फिर मैं दर्ज कर देता हूँ। इसकी ताकत आई हमारे पास किसके बराबर है, 0.08 के। ठीक होगी बात। 8% है ना। शिफ्ट एन हमारे किसके बराबर है, 10 के। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 के साथ। ई इंटू एन, सॉरी आई इंटू एन, आई इंटरेस्ट रेट को शो करता है और एन नंबर ऑफ ईयर्स को। तो आई इंटू एन, आई था हमारे पास 8%, तो मैंने उसकी जगह पे 8% पुट कर दिया है। एन 10 था तो उसकी जगह पे मैंने 10 पुट कर दिया है। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। लें जी, ये हमारे पास आ गया 10, पी 2000 ही है तो इसकी वैल्यू थी स्टूडेंट 2.72। ठीक होगी बात। और इसकी ताकत हमारे पास आ जाएगी 0.8। 10 जब 0.08 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 0.8 बन जाएगा। आगे उसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 2000। लें जी, 2.72 की ताकत ले लेते हैं 8। और ये आपने जो ई की वैल्यू है ना मेमोराइज कर लेनी है 2.72। लें जी, तो ये मेरे पास आ रहा है 2.226। 2.226 ठीक हो गया। आगे एक स्टेप और कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दें, कंट्रोल सी। ये हमारे पास आ गया वी। 2000 के साथ ज़रब दें इसको तो ये मेरे पास आ रहा है 4453। 4453 ये लें जी, यहाँ पे 4453। इसी के साथ ये हमारी जो रिक्वायरमेंट थी ना वो मुकम्मल हो गई। अगर कंटिन्यूस बेसिस पे ये कन्वर्ट होगा कंपाउंड में तो फ्यूचर वैल्यू 4453 रुपये आएगी।
ले जी, किसी भी स्टूडेंट का इसी पॉइंट में से मसला है, बात क्लियर कर लें, फ़ौरन पूछ लें। उसके बाद आगे आते हैं रिक्वायरमेंट नंबर 2 की तरफ। क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज़ द इफेक्टिव एनुअल रेट EAR फॉर ईच कंपाउंडिंग पीरियड इन पार्ट ए। कहता है कि आपने ये बताना है कि जो इफेक्टिव एनुअल रेट है वो क्या है। अब इफेक्टिव रेट उस रेट को कहते हैं जो एक्चुअली हम रिसीव कर रहे हैं। इसको समझाने के लिए मैं एक सिंपल सी एग्जांपल दे के तो बात वाज़े करने की कोशिश करता हूँ। इसके नीचे चलते हैं इफेक्टिव रेट की तरफ। इफेक्टिव मैंने बताया कि उस रेट को कहते हैं जो एक्चुअली हम रिसीव करते हैं। इसकी मैं सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि हमने ना एक वर्कर काम पे लगाया है और उसके साथ तय किया है कि आपने क्या करना है, 8 घंटे काम करना है। लेकिन 1 घंटे का रेट हम क्या करेंगे, आपको 100 रुपया देंगे। अगर आप 8 घंटों से ज़्यादा काम करते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, हर 1 घंटे का आपको 200 रुपया मुआवजा पे करेंगे। फिर मैं दोहरा देता हूँ, वर्कर के साथ हमने ये तय किया है कि अगर आप रोज़ाना 8 घंटे काम करते हैं तो हर घंटे का मुआवजा जो है ना हम आपको 100 रुपया देंगे। और अगर आप 8 घंटों से ज़्यादा घंटे काम करते हैं तो हर घंटे का जो 8 से ज़्यादा आप लगाएंगे हम आपको 200 रुपया मुआवजा देंगे। अब वर्कर ने क्या किया है, 10 घंटे काम किया है, एक्चुअल वर्क डन 10 घंटे काम किया है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि उस वर्कर को हमने पर आवर के हिसाब से कितनी वेजेस दी हैं। अब स्टूडेंट ज़रा तवज्जो करें, नॉर्मल वेजेस 10 घंटे काम किया है ना उसने, नहीं 10 और 1 घंटे का रेट कितना था 100। तो ये बराबर डाल के यहाँ पे ना थोड़ा सा आगे मैं टच कर देता हूँ 1000। ठीक हो गया। ओवर टाइम लें जी, ओवर टाइम 2 घंटे बनता है ना उसका, 10 में से 8 माइनस किए हैं तो ओवर टाइम 100 रुपया। अब 100 कैसे है स्टूडेंट, देखें 10 थे ना यहाँ पे, हमने 100 के हिसाब से पेमेंट कर दी। 10 में 8 जो उसके साथ तय किए थे वो भी थे और 2 घंटे ओवर टाइम के भी थे। 8 और 2 10, 1000 बन गया। 2 घंटे ओवर टाइम पे थे, इन दो का ना, इन दो का 100 रुपया हमने यहाँ पे दे दिया। 200 में से 100 माइनस कर दें तो बाकी कितना बचता है 100। तो 100 अब उसको देंगे, ये बनेगा 200। ठीक हो गया। अब उसकी वेजेस जमा कर लें तो वेजेस उसकी बनती है 1200। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट देखें उसने कितने घंटे काम किया है, 10 तकसीम कर 10 के साथ 1 घंटे का रेट कितना बना 120। हमने तय कितना किया था उसके साथ 100 रुपया। ये देखें 8 घंटे काम करो 100 के हिसाब से, लेकिन वो जब रात को घर गया है तो कितने रुपए के हिसाब से लेके गया है 120। ये जो 120 के हिसाब से वो एक्चुअली लेके जा रहा है ना, इस 120 को हम यहाँ पे नाम देंगे इफेक्टिव रेट का। अब ज़रा तवज्जो करें हमने तय किया था इन्वेस्टर के साथ 8%, क्या आपको 8% देंगे, ये 8% पर एनम में है। लेकिन यहाँ पे देखें कंपाउंडिंग हो रही है सेमी एनुअली, कंपाउंडिंग हो रही है डेली और कंपाउंडिंग हो रही है कॉन्टीन्यूसली। मैंने आपको फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ाया था कि जितनी कंपाउंडिंग ज़्यादा होगी उतना आपका फ्यूचर वैल्यू ज़्यादा होगा। तो चूंकि फ्यूचर वैल्यू ज़्यादा हो रही है, हर स्टेज पे आप कंपेयर कर लें तो पिछले में अगले स्टेज में पिछले की निस्बत फ्यूचर वैल्यू ज़्यादा आएगी, तो इसका मतलब है रेट ज़्यादा लग रहा है। तो यही वो हमसे पूछ रहा है कि बताएं एक्चुअली किस हिसाब से हमने उसको पेमेंट की है। वो जो पेमेंट है ना जिस हिसाब से एक्चुअली की गई है उसी को वो यहाँ पे नाम दे रहा है इफेक्टिव एनुअल रेट का। और यही उसने डिमांड किया हुआ है हम लोगों से और यही हमने क्या करना है उसको निकाल के देना है। लें जी, इफेक्टिव एनुअल रेट, लें जी इफेक्टिव एनुअल रेट निकालने के लिए ना स्टूडेंट्स
यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूँ इफेक्टिव एनुअल रेट, इफेक्टिव एनुअल रेट, या इसको EAR, इफेक्टिव एनुअल रेट, एक ही बात है। EAR लिख लें, इफेक्टिव एनुअल रेट लिख लें, नो टेंशन, कोई मसला नहीं है। अंडरलाइन लें जी, इसका साइज ज़रा थोड़ा सा चेंज कर लें जी। पहले पोर्शन का निकालने के लिए ना EAR, तो यहाँ पे मैं फार्मूला दर्ज कर देता हूँ। लें जी, 1 प्लस इंटरेस्ट रेट, ठीक है जी, इसकी ताकत n, ठीक है, जितने भी n हमने लिए थे वो आ जाएंगे, और उसके बाद इसमें से माइनस कर देंगे 1 को। ये जो 1 है ना, ये असल हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है, 1 प्लस इंटरेस्ट रेट, इसकी ताकत n माइनस 1। ये फार्मूला जब भी हमने इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकालना ना इस्तेमाल करना है। कंट्रोल C और इसको नीचे पेस्ट कर देते हैं। 8% था ना, तो यहाँ पे स्टूडेंट 8% दर्ज कर देते हैं, ये लें, और इसकी ताकत सालाना है ना 1 आ जाएगी। लो जी, -1। अब इसको आगे हल कर लेते हैं। कंट्रोल B, यहाँ पे ना दोनों जमा होके ये आएंगे 1.08, और इसकी ताकत 1 लेंगे तो फिर यही आना है, तो -1। तो EAR स्टूडेंट निकाल के देखते हैं, EAR इज इक्वल टू 0.08 ही आएगा माइनस होके, और इसको अगर 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 8% के। ठीक हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि एनुअल के हिसाब से हमने 8% जो है ना वो कलेक्ट किया है। अब यहाँ पे मसला नहीं बनेगा, मसला या चेंज कब बनी है, जब आपका कंपाउंड सेमी एनुअली होगा, हाफ ईयरली, या डेली बेसिस पे होगा, या क्वार्टर बेसिस पे होगा। असल मसला जो है ना वो तब पेश आना है। बहरहाल यहाँ तक देखें, क्योंकि मसला है, बात क्लियर नहीं हो सकी तो क्लियर करें उसको। हम आते हैं आगे, हम आते हैं क्या उसको कहते हैं, हाफ ईयरली की तरफ। यही प्रोसेस जो है ना सारे का सारा मैं उठा के कॉपी कर देता हूँ, कॉपी, लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैं दर्ज कर देता हूँ सेमी एनुअली। ठीक होगी बात, ताकि आपको याद रहे, फर्क भी तो होना चाहिए ना बीच में। ये सेमी एनुअली, अब सेमी एनुअली जो हमारा रेट था ना स्टूडेंट, वो 4% था, तो यहाँ पे मैं दर्ज कर देता हूँ 4%, और n हमारे 2 हो गए थे। 2 सेमी एनुअल होते हैं ना साल में, पहले 6 महीने और दूसरे 6 महीने। अब देखते हैं किसके बराबर आता है। लें जी, 1.04, जब इनको जमा करेंगे तो स्टूडेंट्स ये 1.04 हो जाएगा। इसकी ताकत 2 लें तो ये मेरे पास आता है 1.0816। ठीक हो गया। 1 इसमें से माइनस कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.0816। ये यहाँ पे इसको यूँ भी लिखा जा सकता है 8.16%। इसी के साथ हमारी दूसरी रिक्वायरमेंट भी मुकम्मल हो गई। अब डेली बेसिस की तरफ आ जाते हैं। ठीक हो गया। तो ये सारे का सारा प्रोसेस उठा के ना तो एक दफ़ा फिर मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल V। ठीक हो गया। लें सेमी एनुअली, और यहाँ पे दर्ज कर देते हैं डेली। ठीक होगी बात। अब डेज में हमारा जो इंटरेस्ट रेट है ना आई, वो आया था 0.022%। फिर एक दफ़ा निकाल के देख लेते हैं, 8% था, तकसीम 365 यही आया कि 0.022, और इसकी ताकत फिर स्टूडेंट n हमारा 365 हो जाएंगे ना साल में, तो 365। लें जी, देखते हैं इसको सॉल्व करके।
किसके बराबर आता है। एक में जमा करेंगे ना 0.022, तो ये मेरे पास आएगा 1.0000219। मैंने 100 के साथ सेम भी कहना इस पर्सन को ख़त्म करने के लिए। अब लेते हैं इसकी ताकत 365, तो ये मेरे पास आ रहा है 1.083 और यहाँ भी 3, इसमें से एक माइनस कर दें तो ये आएगा 0.0833। ठीक होगी बात। या इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 8.33%। इसी के साथ हमारा डेली बेसिस का सिलसिला जो है ना ये वाइंड अप हो गया। कंट्रोल वी। ठीक होगी बात। लो जी, सेमी एनुअली था, इसको अगेन डेली पे दर्ज कर देते हैं। डेली सॉरी कॉन्टिन्यूसली। अब चूंकि बात कॉन्टिन्यूसली पे चली गई है तो इस वजह से मुझे मजबूरन दर्ज करना पड़ा है कॉन्टिन्यूसली। अब हमें ये देखना है कि अगर वो कंपाउंड कॉन्टिन्यूस बेसिस पे हो रहा है तो देन हमारा फ्यूचर वैल्यू जो है वो किसके बराबर आएगा। स्टूडेंट्स, कॉन्टिन्यूस बेसिस पे ना हमें अपना मामला जो है ना वो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होगी। यहाँ पे ई हमने लिखा था ना ऊपर, ई इसकी ताकत n-1, n की बजाय अगर r कर लेंगे तो आई थिंक ज़्यादा बेहतर रहेगा। या i, जिसको हमने इंटरेस्ट रेट का नाम दिया था i, या इसके साथ हमने मल्टीप्लाई भी किया था ना, क्या उसको कहते हैं n के साथ। ये लें। फिर स्टूडेंट इसको एक मिनट, इसको ना आई ही रहने दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जब भी कॉन्टीन्यूस बेसिस पे कंपाउंड हो रहा होगा और आप इफ़ेक्टिव एनुअल रेट निकालना चाहते हैं तो आपने यही फार्मूला इस्तेमाल करना है। ई इसकी ताकत i-1 लें जी। अब इसमें ना वैल्यूज़ पुट करके देखते हैं। वैल्यू इसकी 2.72 थी, ये मैंने आपको बताया था कि आपने मेमोराइज कर लेनी है। और 8% था ना हमारा इंटरेस्ट रेट, तो 8%। ठीक होगी बात। अब इसको आगे हल करके देखते हैं। 2.72, इसकी ताकत ले लेते हैं 0.08, तो ये मेरे पास आ रहा है 1.08334। ठीक हो गया। इसमें से माइनस कर दें 1 को तो ये आएगा 0.083334। इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 8.334%। लेंगे स्टूडेंट्स। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी मुकम्मल हो गई। आगे देखते हैं क्या लिखता है। तो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट में वो लिख रहा है कि आपने क्या करना है। हाउ मच ग्रेटर विल योर इरा बैलेंस बी एट द एंड ऑफ 10th ईयर if interest is compounded continuously rather than annually। अब वो ये कहना चाह रहा है how much greater will your IRA balance be at the end of 10th years if interest is compounded continuously rather than annually। कहता है कि आपने ये बताना है कि 10वें साल के इख्तिताम पे आपका जो IRA में बैलेंस होगा। IRA में बैलेंस होने से मुराद ये है कि आपका जो फ्यूचर वैल्यू है वो कितना ज़्यादा होगा अगर जो आपकी रकम है वो कॉन्टीन्यूअस बेसिस पे कंपाउंडेड हो रही है एनुअल की निस्बत। मतलब ये कहना चाहता है कि एक तो हमारी रकम कंपाउंड हुई ना एनुअल बेसिस पे और एक हमारी रकम कंपाउंड हुई कॉन्टीन्यूअस बेसिस पे। तो आपने ये बताना है कि कॉन्टीन्यूअस बेसिस पे जो रकम कंपाउंड हुई है वो फ्यूचर वैल्यू की निस्बत कितनी ज़्यादा है।
तो इसको डिसाइड करने के लिए हमें ना यहाँ पे रिक्वायरमेंट नंबर 3 लें जी। चलें 3 बाद में दर्ज कर लेंगे। पहले ज़रा देख लेते हैं कि जब कंपाउंड हुई थी ना कंटिन्यूस बेसिस पे तब फ्यूचर वैल्यू क्या आई थी। ये लें जी, जब कंटिन्यूस बेसिस पे कंपाउंड हुई है ना स्टूडेंट्स, तो फ्यूचर वैल्यू जो ना हमारी 4453 रुपये आई है। और जब एनुअल बेसिस पे कंपाउंड हुई है ना, तो हमारी फ्यूचर वैल्यू जो है ना वो स्टूडेंट आई है 4320। 4320, इसको भी मैं यहाँ से उठा लेता हूँ कॉपी। ठीक होगी बात। ये ले यहाँ पे ना इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल V। ये एनुअल बेसिस पे है और इसके साथ मैं लिख भी देता हूँ कंपाउंडेड एनुअल। ठीक होगी बात। ये सिर्फ अपने और आप लोगों की याददाश्त के लिए। जब एनुअली कंपाउंड हुई है ना, तो ये फ्यूचर वैल्यू हमारी आई है 4453 रुपये थी। एक दफ़ा फिर कंफर्मेशन ले लेते हैं। ये ले 4453 थी कंटिन्यूस बेसिस पे। इसको उठा के यहाँ पे पुट कर देते हैं। लें जी, कंट्रोल V, कंपाउंडेड कंटिन्यूसली। इसी को उठा के ना कंट्रोल C और यहाँ पे दर्ज कर देते हैं और साथ लिख देते हैं कंटिन्यूसली। लें जी, अब कंपैरिजन कर लेते हैं। तो यहाँ पे ना मैं हेडिंग दे देता हूँ कंपैरिजन। कंपैरिजन अंडरलाइन कर लेते हैं। अब इन दोनों को स्टूडेंट डिफरेंशिएट कर लें। तो डिफरेंशिएट करने के बाद देखते हैं कि दोनों में ना कितना फ़र्क आ रहा है। 4453 माइनस 4320, 133 रुपये का फ़र्क आ रहा है। तो यहाँ पे मैं दर्ज कर देता हूँ दी अकाउंट बैलेंस। अकाउंट बैलेंस इन एरा will be greater by डॉलर्स है ना 133 if amount is compounded continuously instead compounded year। ठीक होगी बात। अगर कंपाउंडेड वो कंटिन्यूस बेसिस पे हो रही है तो हमारा जो बैलेंस है ना वो 133 डॉलर से ज़्यादा होगा उस बैलेंस की निस्बत जो कंपाउंडेड ईयरली हो रहा है। उसके बाद आगे देखें, हाउ मच greater will your IRA balance be at the end of 10th year if interest rate is compounded continuously rather than annually। लें जी, ये तो हमने कर लिया है इन पार्ट ए। ठीक है जी, सी भी हो गया। आगे डी, हाउ डज द कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी इफेक्ट द फ्यूचर वैल्यू एंड इफेक्ट एनुअल रेट फॉर अ गिवन डिपॉजिट, एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ योर फाइंडिंग इन पार्ट ए एंड सी। कहता है कि आपने ये बताना है कि जो फ्रीक्वेंसी है ना, तादाद, फ्रीक्वेंसी आपको पता है तादाद को कहते हैं, जो कंपाउंडिंग की तादाद है वो किस तरह से आपके रेट को और आपके फ्यूचर वैल्यू को इफेक्ट करती है। तो ये मैंने पहले भी बता दिया। ठीक होगी बात। इसको ना पहले हेडिंग की शक्ल देते हैं, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी
frequency effect of frequency on compounding on rate and डिपॉजिट्स रेट। यहाँ पे ना हमने बताना है कि जो कंपाउंडिंग है उनकी तादाद, नंबर ऑफ कंपाउंडिंग, उनका जो फ्यूचर वैल्यू है उस पे, और जो क्या उसको कहते हैं हमारा रेट है उस पे क्या इफेक्ट होगा। तो यहाँ पे मैं दर्ज कर देता हूँ, द लार्जर इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ compounding, then the larger will be deposits, and higher is the effective annual rate and vice versa। ठीक होगी बात। कहता है कि जितनी कंपाउंडिंग की तादाद ज़्यादा होगी उतनी फ्यूचर वैल्यू ज़्यादा होगी और उतना इफ़ेक्टिव रेट ज़्यादा होगा, एंड वाइस वर्सा। और जितनी कंपाउंडिंग की तादाद कम होगी उतनी आपकी फ्यूचर वैल्यू कम होगी और उतना आपका IAR भी कम होगा। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारी ये एक्सरसाइज भी मुकम्मल हो गई। अगर किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन है, बात आपको क्लियर नहीं हो सकी, तो फ़ौरन आप उसको क्लियर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आते हैं, और नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं ज़रा पहले ढूंढ लूँ कि है कौन। जी, नेक्स्ट प्रॉब्लम जो मैंने सर्च की है ना आपको करवाने के लिए, दैट इज़ लॉन्ग अमोर्टाइजेशन शेड्यूल। पहले आपको ये बताता चलूँ कि लॉन्ग अमोर्टाइजेशन शेड्यूल है क्या चीज़। अमोर्टाइजेशन वैसे आपको पता है काउंटिंग के कॉन्टेक्स्ट में जो इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं उनकी जो वैल्यू इस्तेमाल करने की वजह से डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज इन वैल्यू इंटेंजिबल एसेट्स की जो है उसको अमोर्टाइजेशन का नाम देते हैं। लेकिन यहाँ से अमोर्टाइजेशन से मुराद हमने वो वाली अमोर्टाइजेशन नहीं लेनी। यहाँ पे लॉन्ग अमोर्टाइजेशन शेड्यूल से मुराद कर्जे की वापसी का शेड्यूल हमने लेना है। ये एक ऐसा टेबल है जो हमें बता रहा होता है कि जो हमने एक स्पेशल रकम कर्ज की शक्ल में ली थी उसको हम किस तरह से वापस कर रहे हैं। किस तरह से वापस करने से मुराद ये है कि कितनी किस्त दी जा रही है वापसी के लिए, उस इंस्टॉलमेंट में, उस किस्त में कितना इंटरेस्ट इंक्लूडेड था और कितनी प्रिंसिपल अमाउंट इंक्लूडेड थी, कितना हमारा इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, कितनी हमारी प्रिंसिपल अमाउंट इंक्लूडेड है, कितना हमने कर्जा भी वापस देना है। मतलब जो हम कर्जा ले चुके थे ना किसी टाइम पीरियड पे एक ख़ास रकम की शक्ल में, हमने ये शो करना होता है इस टेबल में कि वो कर्जा हम किस तरह से वापस कर रहे हैं। इस टेबल को जो हमारे कर्जे की वापसी को इंडिकेट कर रहा होता है हम लॉन्ग अमोर्टाइजेशन शेड्यूल का नाम देते हैं। इस टेबल को न देखते ही इन बर्ड्स आई व्यू हमें पता चल जाता है कि कर्जा किस तरह से वापस लौटाया जा रहा है। तो इसको अब हमें ये देखना किस तरह से प्रिपेयर करना है। अक्सर ये प्रॉब्लम जो है ना क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। जॉन मैसिनो borrowed 15,000 at 14% annual rate of interest to be repaid over 3 years। जॉन मैसेनो ने कहता है कि 15,000 रुपया 14% इंटरेस्ट रेट के साथ कर्ज लिया था जिसको 3 सालों में वापस किया जाना है। यानी 15,000 रुपया किसी शख्स ने कर्ज लिया है और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट लग रहा था वो 14% था और ये कर्जा आपने ठीक 3 सालों में वापस लौटाना है। The loan is amortized into 3 equal annual end of the year payments। कहता है ये कर्जा आपने कितने सालों में ख़त्म करना है, 3 सालों में, और हर किस्त जो है ना आपने एक जितनी रकम की लौटानी है। हर किस्त जब हम एक ही रकम की लौटाएंगे ना तो ये हमारी जो रिडम्पशन होगी कर्ज की वापसी होगी एनुटी की शक्ल इख्तियार करेगी। भाई एनुटी में ही हम एक जितनी रकम देते थे ना, न कम न ज़्यादा, तो ये एनुटी की शक्ल इख्तियार करेगी वापसी कर्ज की।
कैलकुलेट द एनुअल एंड ऑफ द ईयर लोन पेमेंट, कहता है कि आपने क्या करना है, साल के एंड पे कितनी किस्त आपने देनी है। अब खुद बता रहा है साल के एंड पे, तो एनुटी भी फिर कौन सी बन रही है, ऑर्डिनरी। ठीक होगी बात। अगर तो किस्त देते ना शुरू में ड्यू, और वैसे भी आपको पता है कि जब हम कर्ज लेते हैं ना, पहली किस्त हमेशा तब नहीं देते, पीरियड के बाद देते हैं। वो पीरियड ईयर भी हो सकता है, हाफ ईयर भी हो सकता है, और क्वार्टर भी हो सकता है। प्रिपेयर अ लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल, और लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल तैयार करना है। एक्सप्लेन व्हाई द इंटरेस्ट पोर्शन ऑफ द ईच पेमेंट डिक्लाइन विद द पैसेज ऑफ टाइम, और साथ आपने ये भी एक्सप्लेन करना है कि जूं जूं वक्त गुजरता जा रहा है आपका इंटरेस्ट क्यों कम होता चला जा रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम हमने करनी है ना, इस प्रॉब्लम का नंबर है 48। तो यहाँ पे मैं फिर दर्ज कर देता हूँ। सबसे पहले सोल्यूशन 5.48, यही प्रॉब्लम है ना जिसको हम सॉल्व करने लगे हैं। तो इसको अंडरलाइन कर देते हैं, और अंडरलाइन करने के बाद इसको ये लें। ठीक होगी बात। शेप भी चेंज कर दी। कर्जा चूँकि आज हमने वापस दे लिया है ना, तो इस रकम को हम नाम देंगे प्रेजेंट वैल्यू का, आज ली है। और कितने फीसद शरह सूद पे ली है, 14% पे। तो आई हमारे पास आ गया 14%। कितने सालों में हमने इसको वापस लौटाना है, 3 सालों में। और फाइंड आउट क्या करना है, आर, और आर के सामने मैं दर्ज कर देता हूँ क्वेश्चन मार्क। ठीक होगी बात। तो यहाँ पे चूँकि इक्वल अमाउंट की आपने इंस्टॉलमेंट देनी है ना, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एनुटी का टेबल इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर टेबल एनुटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा तो डेफिनेटली फिर हमें फार्मूला भी एनुटी का और प्रेजेंट वैल्यू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुटी, अब इसके साथ ही आई रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक होगी बात। एट द एंड ऑफ nth ईयर, ये मैंने फार्मूला दर्ज कर दिया है। फार्मूला दर्ज करने के साथ ही अब इसमें वैल्यूज पुट करना शुरू कर देते हैं। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एट 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, वैल्यूज पुट कर देते हैं। अब फार्मूले में लें जी प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 15,000। ठीक हो गया। यही हमने कर्ज लिया है ना। आर चूँकि हमने फाइंड आउट करना है, और आर फाइंड आउट करने के लिए हमें इंटरेस्ट फैक्टर दर्ज करना पड़ेगा, और इंटरेस्ट फैक्टर दर्ज करने के लिए हमें जाना पड़ेगा टेबल नंबर 4 की तरफ। टेबल नंबर 4 ही है ना प्रेजेंट वैल्यूज में एनुटी का टेबल। ठीक होगी बात। 14% में यहाँ पे आ जाते हैं। ये जी टेबल नंबर 4, 14%, 1 2 3, 2.322, इसको उठा के यहाँ पे पुट कर देते हैं 2.322। ठीक हो गया। 15,000 को ना इधर आके ये डिवाइड कर देगा, 15,000 डिवाइडेड बाई 2.322, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा आर। देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है, 15,000, 2.322, 6,460। ठीक हो गया। 6,460 पहली किस्त, 6,460 दूसरी किस्त, 6,460 तीसरी किस्त। तो हमारा कर्जा वापस हो जाएगा। ये हर किस्त की वैल्यू निकल आई। अगर आप ऊपर लिखना भी चाहते हैं ना इंस्टॉलमेंट, तो भी लिख सकते हैं। अब लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल हमने तैयार करना है। तो यहाँ पे ना मैं हेडिंग दे देता हूँ लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल के नाम के साथ। लें जी लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल, ये हेडिंग अंडरलाइन बोल्ड, और साथ इसका शेप भी चेंज कर देते हैं। अब इसके नीचे ना टेबल ऐड कर देते हैं। लें जी नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है, बल्कि आई थिंक हो ही जाएगा इस पे। ठीक होगी बात। लें जी यहाँ पे टेबल इंसर्ट कर देते हैं। टेबल 4, ठीक है जी। यहाँ पे ईयर्स, सबसे पहले ईयर्स 3 साल है ना, 3 एक साथ में हमने वापस करना है।
तो यहाँ पे ना मैं दर्ज कर देता हूँ 1 2 3 किस्तें हैं ना, 3। ठीक हो गया। और यहाँ पे ना मैं दर्ज कर देता हूँ इंस्टॉलमेंट यहाँ से उठा के ना कॉपी पेस्ट ही कर देते हैं। 6460 कंट्रोल वी, यहाँ भी कंट्रोल वी और यहाँ भी कंट्रोल वी। इंस्टॉलमेंट किस्त जो हमने देनी है ना वो आ गई। ठीक हो गया। और यहाँ पे इंटरेस्ट, जो हमने इंटरेस्ट देना है किस्त में, तो इंटरेस्ट आपको पता है हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट पे लगता है, तो प्रिंसिपल पे ले लेंगे। ठीक हो गया। इंटरेस्ट के बाद यहाँ पे ना मैं नेक्स्ट कॉलम ऐड कर देता हूँ प्रिंसिपल का, यानी जो हमने प्रिंसिपल अमाउंट पे करनी है ना, जो हमारी इंस्टॉलमेंट में शामिल होगी, वो इस कॉलम में दर्ज करनी है। अब ये प्रिंसिपल अमाउंट कैसे आएगी? इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट को माइनस करके, बल्कि ना ये मैं साथ साथ दर्ज करता जाता हूँ। नेक्स्ट चले जाते हैं, क्या उसको कहते हैं, पेज पे, ताकि टेबल ज़रा थोड़ा सा बड़ा हो जाए। इनको ना मैं यहाँ से कंट्रोल X, यहाँ पे V पेस्ट कर देता हूँ। इंटरेस्ट ये मैंने बताया कि प्रिंसिपल अमाउंट पे लगेगा, मैं यहाँ पे दर्ज भी कर देता हूँ, बल्कि बाद में करता हूँ। अब ये प्रिंसिपल अमाउंट कैसे आएगी? नीचे प्रिंसिपल अमाउंट निकालने के लिए ना इसके नीचे इंस्टॉलमेंट, इसमें से माइनस कर देंगे इंटरेस्ट को। ये मैंने ना शॉर्ट वर्जन में दर्ज कर दिया। इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगी। ठीक हो गया। और इसके साथ एक और कॉलम ऐड कर देते हैं बैलेंस का। इंसर्ट कॉलम टू राइट, और यहाँ पे दर्ज कर देते हैं बैलेंस पेएबल, जो हमें बैलेंस पे करना है। और यहाँ पे मैं दर्ज कर देता हूँ 0। ये स्टूडेंट 0 वो तारीख है जिस तारीख को हमने कर्ज लिया है। नो इंस्टॉलमेंट, यहाँ पे मैं डैश डैश लगा देता हूँ। नो इंटरेस्ट, नो प्रिंसिपल, और कितना हमने कर्ज लिया हुआ है? 15,000। तो यहाँ पे दर्ज कर देते हैं 15,000 पे कर। ठीक हो गया भाई। देखें, जिस तारीख को कर्जा लेंगे उसी तारीख को तो नहीं ना वापस करेंगे। नो इंस्टॉलमेंट। इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि अभी हमने रकम इस्तेमाल ही नहीं की, और इंटरेस्ट हमेशा तब बनता है जब हम रकम पे करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो अभी चूंकि लिया है, इस्तेमाल हुई नहीं, इस वजह से इंटरेस्ट के बनने का तुक ही नहीं बनता। और इंटरेस्ट किस तरह से बनेगा? यहाँ पे मैं दर्ज कर देता हूँ बीपी, मतलब बैलेंस पेएबल, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आई के साथ, तो इंटरेस्ट आ जाएगा। अब पहला साल हमने पूरी रकम 15,000 इस्तेमाल की है, तो हमारी फिर किस्त भी ड्यू है। कितनी किस्त हमने निकाली थी? 6,460। अब इसमें सूद, ये स्टूडेंट 15,000 है ना, यहाँ पे मैं कैलकुलेशन भी साथ ही कर देता हूँ, और यहाँ पे ना थोड़ा सा फॉन्ट भी छोटा कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। लो जी स्टूडेंट, देखें 15,000 है ना जो हमने प्रिंसिपल इस्तेमाल की है, और इसके ऊपर 14% सूद है। ठीक हो गया। 15,000 पे ना देखते हैं 14% के हिसाब से कितना आता है? 2,100 बराबर डाल के। ठीक होगी बात। अब यहाँ पे मैं वर्किंग कर देता हूँ 6,460 माइनस 2,100। ठीक हो गया। 2,100 ये ना पहली किस्त का सूद, तो यहाँ पे ना इसका भी मैं थोड़ा सा फॉन्ट छोटा कर देता हूँ। कितना भाई आता है प्रिंसिपल अमाउंट? तो देखते हैं इधर नीचे बराबर डाल के। ठीक है, 6,460 माइनस 2,100, तो ये मेरे पास आ रहा है 4,360। ये पहली किस्त में प्रिंसिपल गई है। अब बैलेंस 15,000 है ना स्टूडेंट्स, यहाँ भी 15,000 माइनस 4,360, ये प्रिंसिपल अमाउंट है। तो प्रिंसिपल अमाउंट, ये भी प्रिंसिपल है 15,000, ये सेम रखें। प्रिंसिपल अमाउंट में से हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट ही माइनस होगी।
4360, इसके साथ ही बराबर डाल के 15,000 में से माइनस कर दें 4360, तो 10,640। ये हमारा बैलेंस निकल आया है पहले साल के एंड पे। इसको मैं ज़रा बोल्ड कर देता हूँ, साथ इसकी शेप भी चेंज कर देता हूँ। ये इंटरेस्ट निकला है, इसकी भी मैं शेप चेंज कर देता हूँ। और ये प्रिंसिपल अमाउंट निकली है, इसकी भी मैं शेप चेंज कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब दूसरे साल का इंटरेस्ट, दूसरा साल स्टूडेंट मुकम्मल हो गया, तो ये 10,640 पे लगेगा। 10,640 और 14% के हिसाब से लगेगा, ज़रब 14%। देखते हैं कितना बनता है। 1490 रुपये बन रहा है, इसके साथ ही बराबर डाल के 1490। ठीक हो गया। ये स्टूडेंट दूसरी किस्त में इंटरेस्ट आ गया 1490। इसकी मैं शेप चेंज कर देता हूँ। अब 6,460 है ना हमारी किस्त, इसमें से माइनस कर देते हैं 1490 को। देखते हैं कितना सूद हमारा माइनस होने के बाद प्रिंसिपल कितना बचता है। 6,460 माइनस 1490, 4,970 आ रहा है। ठीक हो गया। ये हमारी दूसरी किस्त में जो प्रिंसिपल अमाउंट गई है ना, ये वो निकल आई है। और मैंने आपको बता दिया था कि प्रिंसिपल अमाउंट कैसे निकलेगी, इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट माइनस करके। अब बैलेंस पेएबल की तरफ आ जाते हैं, देखते हैं जी बैलेंस पेएबल कितना है। 10,640 था ना पहले साल के एंड पे, इसमें से 4,970 जो कि हमारा दूसरे साल का प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट में शामिल है, माइनस कर दें। 10,640 माइनस 4,970, तो 5,670 आ रहा है। ये लीजिए, ये हमारा दूसरे साल का बैलेंस आ गया है एंड पे जो पेएबल है। अब तीसरे साल का स्टूडेंट्स जो इंटरेस्ट है ना, वो 5,670 रुपये पे लगेगा, क्योंकि यही हमारा बैलेंस पेएबल है ना, और 14% के हिसाब से लगेगा इंटू 14%। इसके नीचे बराबर डाल कर दर्ज कर देते हैं। 5,670 ज़रब 14%, 7,794 रुपये आ रहा है। 7,794, सॉरी खाली 794 है, 7,000 नहीं, खाली 794 है। ठीक हो गया। अब माइनस कर देते हैं इसमें से 6,460 में से, लें जी माइनस 794, तो ये देते हैं किसके बराबर आता है। 6,460 माइनस 794, तो ये 5,666 शायद कुछ आ रहा है, 5,666 कर लेते हैं। लो जी स्टूडेंट्स, आप ज़रा तवज्जो करें, यहाँ पे ना 5,670 है, यहाँ पे 5,666 है, फ़र्क लेंगे ना 4 रुपये का फ़र्क आ जाएगा। तो इस वजह से मैं फिर क्या करने लगा हूँ, इस रकम को ना राउंड करने लगा हूँ। और ये अक्सर जब हम फिगर राउंड करते हैं ना, फ़र्क आ जाता है। 790 कर दिया, क्योंकि हमने कर्जा 3 किस्तों में पे करना है, तो तीसरी किस्त उतनी ही रकम की होगी जो यहाँ पे सेकंड लास्ट ईयर के एंड पे आ रही होगी, 790। ठीक होगी बात यहाँ भी। तो ये माइनस करेंगे तो 5,670 आ रहा है। तो 5,670, यहाँ भी 5,670 माइनस 5,670, तो बाकी क्या बचेगा, ज़ीरो। लेंगे स्टूडेंट्स, अब मैंने क्या किया है, लास्ट ईयर का जो फिगर है ना, वो थोड़ा सा राउंड किया, और मैंने बता दिया कि ऐसा हो सकता है क्योंकि हम फिगर को करते हैं राउंड, तो राउंड करने की वजह से 2, 4, 5 रुपये का फ़र्क आ जाएगा। तो इस वजह से आखिरी किस्त में आपने क्या करना है, इस चीज़ को ना ज़रा थोड़ा सा राउंड कर लेना है, ताकि मसला दरपेश ना आए। ये लें जी बराबर डाल के, ये हमारा इंटरेस्ट आ गया 14% के हिसाब से 790 लास्ट एपिसोड इंस्टॉलमेंट का। और ये हमारा बैलेंस पेएबल था लास्ट, और जब हमने बैलेंस पेएबल माइनस कर दिया है प्रिंसिपल अमाउंट में से, तो बाकी हमारे पास कितना बचा है, ज़ीरो।
तो इसी के साथ हमारा ये शेड्यूल मुकम्मल हो गया। आगे स्टूडेंट क्या कहता है कि हर किस्त में इंटरेस्ट कम क्यों हुआ है। ये देखें, पहली में 2100 था ना, 1490 है, 790 है। जो जो आप किस्तें पे करते जा रहे हैं इंटरेस्ट कम होता चला जा रहा है। इसकी वजह क्या है, आपका बैलेंस कम होता चला जा रहा है। ये देखो, पहले साल का लगा था इंटरेस्ट 15,000, तो दूसरे का 10, तीसरे का इस पे जो जो कम होता जा रहा है ना प्रिंसिपल अमाउंट, इस वजह से इंटरेस्ट कम होता चला जा रहा है। और जितना प्रिंसिपल अमाउंट ज़्यादा होगा उतना इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। इंटरेस्ट रेट इज़ डिक्रीजिंग, द इंटरेस्ट पोर्शन इज डिक्रीजिंग, decreasing due to a decrease in principal amount. The smaller, बल्कि लिखते हैं the larger the principal amount, the larger the principal amount, then higher will be the interest and vice versa। कहता है कि जितना प्रिंसिपल अमाउंट ज़्यादा होगा उतना इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, और जितनी प्रिंसिपल अमाउंट कम होगी उतना इंटरेस्ट कम होगा। तो इसी के साथ स्टूडेंट हमारा आज का लेक्चर मुकम्मल। तो कल इस तक एक को और प्रैक्टिस करेंगे और साथ परपेचुटी। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।